वाले लोग भी हैरान थे। ये डंप का प्रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस निकम्मे शिकारी का वो दिन रात मजाक उड़ाती थी, असल में उसकी ताकत उससे भी ज्यादा थी। आखिर क्यों? वीर उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता था? ये सच था कि उसके पास लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो ज्यादातर अपने साथियों पर निर्भर रहती थी, लेकिन उसके पास उससे कहीं ज्यादा जीन पॉइंट्स थे और ये जीन पॉइंट्स सीधे उसकी फिजिकल बॉडी और जेनेटिक्स एनर्जी से जुड़े थे। तो वो वीर से एक ही वार में कैसे हार सकती थी? और वीर के पास कितने जीन पॉइंट्स थे? सच तो ये है कि वीर के पास अभी भी कोई म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स नहीं था, लेकिन उसके 10 सुपीरियर जीन पॉइंट्स लगभग 100 म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स के बराबर थे। इसलिए प्रिया के पास वीर से जीतने का कभी कोई चांस नहीं था। इस लड़ाई के परिणाम से सिर्फ प्रिया ही नहीं बल्कि सभी शो देखने वाले लोग भी हैरान थे। ये डंप का राजा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वही ताकतवर बन गया है, या फिर हो सकता है कि प्रिया ही हमेशा से इतना कमजोर रही हो? अगर मैं उसकी जगह होती तो किसी गड्ढे में जाकर कूदकर मर जाती। सच कहूं तो वो उस जैसे किसी से एक ही वार में कैसे हार सकती है? किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीर, जिसने कभी भी जीन लीडर बोर्ड में ऊपर आने की कोशिश भी नहीं की, अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। इसलिए सभी ने निष्कर्ष ये निकाला कि प्रिया ही ज्यादा कमजोर थी। ऑफ कोर्स वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उन्हीं में से एक ने कहा, ये सब के सब बेवकूफ हैं। प्रिया के पास 20 म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स हैं, तो वो सच में कितनी कमजोर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। निष्कर्ष ये होना चाहिए कि वीर जितना दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर प्रिया ऐसे चिल्लाई मानो उसकी पूंछ पर कोई पैर रख दिया गया हो। यह बकवास है। उसके जैसा घटिया इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं तो बस लापरवाह थी। अगर मैंने पहले से तैयारी की होती तो मैं उसे जमीन पर पटक देती। प्रिया के कुछ हद तक क्रोधित चेहरे को देखकर बाकी दर्शक तुरंत पीछे हट गए। उसने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां वीर गायब हो गया था। उसकी आंखें पतली हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, वीर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अभी तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। बस्ती से कुछ ही दूरी पर वीर एक पेड़ के पीछे छिप गया, अपने सिल्वर ग्रब डेविल सोल को सक्रिय किया और खुद को पारदर्शी सिल्वर कवच में ढक लिया। आज उसका निशाना एक स्टॉर्म वुल्फ था, जो हवाओं की घाटी में रहने वाला एक वुल्फ टाइप एलियन था। वीर ने बहुत पहले ही आयामी दुनिया का नक्शा बना लिया था और वो अपना नक्शा देखे बिना ही सीधे घाटी की ओर चल पड़ा। बाहरी रूप से स्टॉर्म वुल्फ सामान्य ग्रे वुल्फ से काफी मिलते जुलते थे, हालांकि वे काफी बड़े थे। हालांकि अपने भयावह आकार के बावजूद वे सामान्य एलियंस ही थे। वीर को ऐसे शिकार से निपटने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसे स्टॉर्म वुल्फ का झुंड मिला, वो सीधे उन पर टूट पड़ा। घाटी के बाकी सभी शिकारियों को लगा कि वीर पागल हो गया है। आमतौर पर स्टॉर्म वुल्फ के झुंड का शिकार करने के लिए ज्यादातर लोग उन्हें एक संकरे रास्ते में फुसला कर ले जाते थे और वहां एक एक करके उन्हें मार देते थे। वीर इतना साहसी सिर्फ सिल्वर ग्रब डेविल सोल और अपने द्वारा प्राप्त किए गए सुपीरियर जीन पॉइंट्स की वजह से ही हो पाया था। इसलिए उसे ज्यादातर सामान्य जीवों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। वुल्फ्स द्वारा उसे काटने और खरोंचने की बेतहाशा कोशिशों के बावजूद वे उसका कवच नोच नहीं पाए। दूसरी ओर वीर अपनी तलवार को बेखौफ लहराने में सक्षम था और हर वार में एक स्टॉर्म वुल्फ का सिर काट देता था। उसके बेदाग पैरों की मूवमेंट और घातक टेक्निक्स ने स्टॉर्म वुल्फ्स के झुंड से लड़ना बच्चों का खेल बना दिया था। कुछ ही पलों में उसके चारों ओर लाशें बिखर गईं। शिकारियों की एक टीम जिसने दूर से यह नजारा देखा था, सिर्फ सदमे में उसे देखती रह गई। बेशक इस तरह के नरसंहार से सामान्य डेविल सोल ही निकलते, लेकिन वीर ने एक डेविल सोल उठाते समय केवल अपनी जीभ चटकाई। हाल ही में एक सुपीरियर ग्रेड के डेविल सोल को पाने के बाद ये नॉर्मल ग्रेड के डेविल सोल उसकी तुलना में बेकार लग रहे थे। कम से कम सिर्फ एक म्यूटेटेड ग्रेड का डेविल सोल ही उसका ध्यान आकर्षित कर सकता था। वो घाटी में तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और रास्ते में आने वाले हर स्टॉर्म वुल्फ के झुंड को मार गिराया। सैकड़ों शिकार करने के बाद आखिरकार उसे दूर से एक गहरी चीख सुनाई दी,
जैसे ही वीर ने शोर के जगह की ओर देखा, उसने दूर से एक ट्रक के आकार का स्टॉर्म वुल्फ निकलता हुआ देखा। एक म्यूटेटेड ग्रेड लाइफ फॉर्म, आखिरकार तुम आ ही गए। अपने होंठ चाटते हुए वीर निडरता से आगे बढ़ा। साधारण स्टॉर्म वुल्फ इस टकराव के रास्ते से तुरंत हट गए। वीर की तलवार उस बड़े वुल्फ के पंजों पर लगी। एक चीख के साथ म्यूटेटेड ग्रेड के स्टॉर्म वुल्फ ने वीर पर बार बार वार किया, लेकिन वीर हिला तक नहीं। सिल्वर ग्रब कवच की सुरक्षा ऐसी थी कि उसे सिर्फ हमले पर ध्यान फोकस करना था। बिना वक्त गंवाए वीर ने तुरंत हमला किया। कुछ ही पलों में दोनों ने एक दूसरे पर सैकड़ों वार किए, लेकिन म्यूटेटेड स्टॉर्म वुल्फ के पंजे वीर के कवच पर कोई असर नहीं डाल पाए। हालांकि वीर की तलवार भी उस म्यूटेटेड स्टॉर्म वुल्फ के घने फर और स्किन की परत को भेद नहीं पाई, और तो और उसके तलवार का ब्लेड भी 2 टुकड़ों में टूट गया। तुम कमीने, क्या तुम्हें मालूम है कि उस तलवार के लिए मुझे 800 अंक गंवाने पड़े थे? वीर ने उस म्यूटेड स्टॉर्म वुल्फ को कोसते हुए कहा। उस स्टॉर्म वुल्फ ने अपने जबड़े चौड़े कर लिए और ऐसा लग रहा था मानो वो लगभग हंस रहा हो, और उसका इरादा वीर को एक ही बार में काटकर खत्म कर देने का था। तुम हंस क्यों रहे हो बेवकूफ? अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास हथियार नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। जैसे ही स्टॉर्म वुल्फ ने वीर पर हमला किया, वीर का सिल्वर कवच अचानक भेड़िए के मुंह में चला गया और फूलने लगा। कुछ ही पलों में स्टॉर्म वुल्फ की आंखें उभर आईं और उसका गला फूल गया, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में स्टॉर्म वुल्फ का गला फट गया। उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वीर भी उसके खून से लथपथ हो गया। वीर ने तुरंत एक नॉर्मल ग्रेड के डेविल सोल को कुचल दिया। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी। आपने एक म्यूटेटेड स्टॉर्म वुल्फ को सफलतापूर्वक मार डाला है और उसका डेविल सोल हासिल किया है। डेविल सोल एनहांसमेंट टाइप डेविल सोल। एक म्यूटेड स्टॉर्म वुल्फ का डेविल सोल आयामी दुनिया में बहुत ही यूजफुल था। एक एनहांसमेंट टाइप के डेविल सोल के रूप में यह बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी कंजम्पशन के किसी की भी स्पीड को बढ़ा सकता था। इसके एक्टिवेट होने पर वो थोड़े समय के लिए बिजली की स्पीड से दौड़ सकता था। वीर जीन पॉइंट्स और इस खास डेविल सोल की तलाश में हवाओं की घाटी आया था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका इतनी जल्दी एक म्यूटेटेड स्टॉर्म वुल्फ से सामना हो जाएगा। उस म्यूटेटेड वुल्फ के मरने के बाद आसपास के सभी स्टॉर्म वुल्फ डरकर भाग गए और अपने अनगिनत साथियों के शवों को पीछे छोड़ गए। वीर ने तुरंत एक बड़ा बर्तन निकाला और उसमें तरह तरह के मसाले डाले, फिर उन वुल्फ के फ्लेश को काटना शुरू कर दिया और बर्तन में डाला। 3 घंटे तक पकने के बाद वुल्फ के फ्लेश का सूप पीने के लिए तैयार हो गया था। स्टॉर्म वुल्फ के फ्लेश को कंज्यूम करने पर आपको एक बेसिक जीन पॉइंट प्राप्त हुआ है। म्यूटेटेड स्टॉर्म वुल्फ के फ्लेश को कंज्यूम करने पर आपको एक म्यूटेटेड जीन हासिल हुआ है। वीर ह्यूमन लाइफ फॉर्म फ्रेमवर्क फाउंडेशन लेवल मैक्स 9 अकार्प ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट फॉर्म कार्प जीन बेसिक पॉइंट 40 म्यूटेटेड पॉइंट 10 सुपीरियर पॉइंट 10 डेविल सोल सिल्वर ग्रब स्टॉर्म वुल्फ। म्यूटेटेड स्टॉर्म वुल्फ ने उसे 10 म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स दिए थे। हालांकि स्टॉर्म वुल्फ का फ्लेश अभी भी बड़ी मात्रा में बचा हुआ था, लेकिन शिकारी किसी भी विशेष स्पीशीज से सिर्फ 20 जीन पॉइंट्स ही प्राप्त कर सकते थे। इसलिए वीर ने बाकी बचे फ्लेश को समेटा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो अपने साथ म्यूटेटेड स्टॉर्म वुल्फ की रीढ़ की बोन को भी ले आया। म्यूटेटेड ग्रेड के जीवों के बोन्स हथियारों के निर्माण के लिए अच्छी सामग्री होती है, और वीर को एक नई बोन की जरूरत थी। जब शिकारियों ने वीर को इतनी जल्दी सामान की एक बड़ी बोरी लेकर लौटते देखा, तो वे सब गपशप करने लगे। अरे वाह, कूड़े का राजा एक बड़ी लूट के साथ लौट रहा है। मुझे हैरानी है कि यह क्या हो सकता है, एक मोटा शिकारी बोला। उस मोटे शिकारी के बातों का जवाब देते हुए एक और शिकारी बोला, और होगा भी क्या, वहीं कमजोर व्हाइट ग्रब्स। ये सुनकर दूसरे शिकारी हंसी रोक नहीं पाए, और उनमें से फिर एक बोला, क्या वो अब भी उन बेवकूफ कीड़ों का शिकार कर रहा है? एक और शिकारी बोला, सच में, वो कब तक ऐसा करता रहेगा? उस लड़ाई के नतीजों को देखते हुए लगता है कि वो थोड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन वो अब भी बार बार वही चीजें कर रहा है। अरे हां, मैंने सुना है कि अगली बार प्रिया अपनी पूरी टीम के साथ उसका सामना करने जा रही है। क्या प्रिया बहुत घटिया नहीं है? क्या उसे उसके जैसे कमजोर को हराने के लिए अपनी पूरी टीम की जरूरत है? हमेशा की तरह वीर ने भीड़ को नजरअंदाज कर दिया।
उसने स्टॉर्मवुल्फ के फ्लैश की बोरी पॉइंट कन्वर्जन काउंटर पर रखा और पाया कि उसकी कीमत 500 पॉइंट्स थी। वो उत्सुकता से आह भरने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके सबसे मुश्किल दिन अब खत्म हो गए थे। इससे पहले उसने 3 महीनों की कड़ी मेहनत से 1000 पॉइंट कमाए थे, लेकिन अब सिर्फ एक दिन में ही उसने 500 पॉइंट्स कमा लिए थे। अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेने के बाद वीर के अब अगले कदम का समय आ गया था। वीर ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि उसे पहले से ही उन 3 फायर फ्यूजन टेक्निक्स के लिए ऑफर आ चुका था, जिसे उसने ट्रेडिंग पोस्ट पर अपलोड किया था। एक सस्ता सराय ढूंढने के बाद जहां उसे इंटरनेट की सुविधा मिल सकती थी, वीर ने ट्रेडिंग पोस्ट को खोला और उस पर मिले उस घटिया ऑफर को ध्यान से देखा। दूसरे पक्ष ने उसकी तीनों फायर फ्यूजन टेक्निक्स के बदले एक वाटर फ्यूजन टेक्निक देने की पेशकश की थी। क्या वो पागल था? वीर ने तुरंत उसे एक मैसेज भेजा। क्या आप ट्रेडिंग पोस्ट के नियमों को नहीं समझते? मैं अपनी 3 फायर फ्यूजन टेक्निक्स के बदले 3 वाटर फ्यूजन टेक्निक्स लूंगा, न ज्यादा और न कम। दूसरा पक्ष भी शायद ऑनलाइन था, क्योंकि उसे तुरंत जवाब मिल गया। तुम्हारी तीनों टेक्निक्स बहुत घटिया हैं। मैं जो टेक्निक तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हारी तीनों टेक्निक्स के लायक है। ये देखकर वीर ने तुरंत उसे एक मैसेज किया। तुम सिर्फ एक ही टेक्निक बता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास 3 नहीं है ना? तभी उधर से उसे रिप्लाई आया, ठीक है, तुम आधे अधूरे सही हो। मेरे पास वाटर फ्यूजन की सिर्फ 2 टेक्निक्स हैं, लेकिन मेरी एक टेक्निक आपकी 3 टेक्निक्स के बराबर है। वीर ने तुरंत पूछा, और ऐसा क्यों? दूसरे पक्ष ने हथेली आधारित टेक्निक 3 वेव क्रेसेंडो की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग भेजी। हथेली का हर वार एक लहर जैसा था और हर वार पिछली लहर से ज्यादा शक्तिशाली होता था। ऐसी टेक्निक जो सरल और विनाशकारी थी, इस पहले दौर में प्राप्त की जा सकने वाली बेस्ट हाई क्लास टेक्निक्स में से एक थी। भले ही यह दिखने में काफी अच्छा है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं इसे अपने 3 टेक्निक्स के साथ बदल सकूं, वीर ने कहा। आखिरकार यह कोई महान टेक्निक भी नहीं थी। दूसरी ओर फायर फैंग ब्लेड और दोनों ही हाई क्लास टेक्निक्स थीं, इसीलिए वीर 1 के बदले 2 लेने से हिचकिचाएगा। 3 के बदले 1 लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और दूसरी तकनीक कहां है? वीर ने पूछा। तभी दूसरे पक्ष ने एक और होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग भेजी। इस बार ये एक मूवमेंट टेक्निक थी, रिपलिंग वॉक। ये कोई विशेष रूप से उन्नत टेक्निक नहीं थी, लेकिन एजिलिटी बढ़ाने वाली मूवमेंट टेक्निक्स को आमतौर पर आयामी दुनिया में अटैक और डिफेंस टेक्निक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। आखिरकार शिकारियों के पास सिर्फ एक ही लाइफ होता है, उन्हें किसी भी पल भागने के लिए तैयार रहना पड़ता था। मैं अपनी 3 टेक्निक्स के बदले में तुम्हारी दोनों टेक्निक्स के साथ साथ 50 ग्राम एस गोल्ड एलॉय भी लूंगा, वीर ने कहा। तभी दूसरे पक्ष ने जवाब देते हुए कहा, क्या हम 1 के लिए 3 का ट्रेड नहीं करने जा रहे थे? वीर ने एक क्यूरियस स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं अपनी तीनों टेक्निक्स तुम्हें किसी एक टेक्निक के बदले में दे दूं, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। और तो और तुम्हारी टेक्निक्स कोई लेजेंडरी ग्रेड की टेक्निक नहीं है। तुम्हारी पहली टेक्निक मेरी एक टेक्निक के बराबर है, तुम्हारी दूसरी टेक्निक मेरे के बराबर है, और तुम्हें मेरी के लिए मुझे 50 ग्राम एस गोल्ड अलॉय देनी होगी। ट्रेडिंग पोस्ट पर ज्यादा पोलाइट होने से दूसरा पक्ष तुम्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कम से कम 3 वेव क्रेस्केंडो तुम्हारी 2 टेक्निक्स के लायक है। मेरी टेक्निक सुपीरियर ग्रेड के एलियंस को भी डैमेज देने में सक्षम है और तुम्हारे से ज्यादा समय तक चलता है। दूसरे पक्ष की बात सुनकर वीर ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मुझे नौसिखिया मत समझो। मैंने तुम्हारे जैसे अनगिनत शिकारियों को अनजान लोगों का शिकार करते देखा है। यह सच है कि तुम्हारा काफी ताकतवर है, लेकिन इसके लिए तीनों वॉर एक ही जगह पर करने पड़ते हैं। यह इस टेक्निक की एक साफ खामी है। वीर की गॉड गिफ्टेड यादों ने इस दुनिया में किसी भी टेक्निक की खूबियों और कमजोरियों को पहचानना उसके लिए आसान बना दिया था। उसने आगे कहा, रिपलिंग वॉक एक वाटर फ्यूजन टेक्निक है और नेचुरली लंबे समय तक चलने वाली टेक्निक है, जबकि ज्यादा इंस्टेंट और एक्सप्लोसिव लाभ देती है। दोनों की खूबियां अलग अलग क्षेत्रों में हैं और उनका मूल्य समान है। दूसरा पक्ष वीर के बातों से काफी शॉक्ड था। आखिरकार ये ट्रेडिंग पोस्ट पर उसकी पहली पोस्ट थी और उसने उसे ठगने का इरादा किया था, लेकिन उसे पता चला कि वो आसान लक्ष्य नहीं था। तो क्या अब हम लेन देन कर सकते हैं? 2 तकनीकें और 50 ग्राम एस गोल्ड अलॉय, वीर ने तुरंत कहा। तभी दूसरे पक्ष ने भी जवाब देते हुए कहा,
बेशक मैं लूंगा, लेकिन 50 ग्राम बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ 10 ग्राम ही दे पाऊंगा। वीर ने भी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, 30 ग्राम सबसे कम है जो मैं ले सकता हूं। दूसरे पक्ष ने हार मानते हुए कहा, ओके डील डन। वीर के चेहरे पर एक सेंशुअल मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन कहा, वीर को बेवकूफ बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। ट्रेड को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वीर ने अपना कमरा छोड़ दिया और 50 पॉइंट्स के साथ एक दिन के लिए एक ट्रेनिंग रूम किराए पर लिया, जिसमें उसने टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये एक वाटर फ्यूजन टेक्निक थी, जो कि कंपेयर में पानी की नेचर को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती थी। 3 वेव क्रेसेंडो का एक बढ़िया इफेक्ट था। इसका हर वार एक दूसरे को और मजबूत बनाता था। इसे एक ही हमला मारने के बजाय बेहतर होगा कि पहले हर वार को अलग अलग अच्छी तरह प्रैक्टिस किया जाए, फिर बाद में तीनों को जोड़कर एक साथ इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत में उसकी हरकतें ज्यादा तेज नहीं थीं। हर बार हथेली से वार करने के बीच काफी देर हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वीर ने प्रैक्टिस किया, देरी उतनी ही कम होती गई। अंत में वीर ने एक ऐसा वार किया जो देखने में एक नॉर्मल हथेली का वार लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस एक वार के 3 अलग अलग इमेजेस थे, लेकिन सच तो यह था कि वीर ने उस एक ही पल में 3 वार किए थे। 3 वीर को की बुनियादी समझ हासिल करने में आधे दिन की कड़ी मेहनत लगी। इसके बाद उसने का अध्ययन करने के बजाय आराम करना चुना। उसके ब्रेन और बॉडी को अपने जेनेटिक कोर में किसी टेक्निक को उकेरने के लिए एडजस्ट होने में कुछ समय लगेगा और थोड़ा ब्रेक लेना उसके ग्रोथ के लिए बेटर होगा। आखिरकार आराम करना ट्रेनिंग का एक इनिशियल पार्ट था। आराम करने के बाद वीर ने ट्रेडिंग पोस्ट ब्राउज करना जारी रखा। टेक्निक्स नॉलेज बेस्ड थीं और उन्हें सीधे ट्रेडिंग पोस्ट पर अपलोड किया जा सकता था, लेकिन एस गोल्ड अलॉय जैसी फिजिकल आइटम्स को मैन्युअली प्राप्त करना पड़ता था। अलग अलग बस्तियों के पार्टीज के बीच लेन देन के लिए टेलीपोर्टेशन उपकरणों का उपयोग जरूरी होता था, जिस पर एक छोटा सा हैंडलिंग शुल्क लगता था। वीर देव आश्रम बस्ती में ट्रेडिंग पोस्ट के ब्रांच में गया, जहां उसे एस गोल्ड एलॉय, जो उसके अंगूठे के आकार का एक धूसर काला पदार्थ था, उसको रोबोट द्वारा निकालने के लिए अपना लेन देन आईडी और पासवर्ड डाला। अपनी साधारण शक्ल के बावजूद इस एलॉय की कीमत वाकई बहुत ज्यादा थी और फिर भी इच्छुक खरीदारों ने इसे झटपट खरीद लिया। ये हथियारों के निर्माण के लिए एक रेयर और मूल्यवान सामग्री थी, जो सुपीरियर ग्रेड के लाइफ फॉर्म्स को भी डैमेज देने की एबिलिटी देती थी। अपने नए अर्जित एस गोल्ड अलॉय और म्यूटेटेड ग्रेड स्टॉर्म वुल्फ की रीढ़ की हड्डी के साथ वीर बस्ती के फोर्जिंग उपकरण की ओर चल पड़ा। सटीक रूप से कहें तो ये फोर्जिंग उपकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उन्नत एक रोबोट था। उन्होंने म्यूटेटेड ग्रेड स्टॉर्म वुल्फ की रीढ़ सौंप दी और एस गोल्ड एलॉय को एक पूरक सामग्री के रूप में नामित किया और उन्हें बताया गया कि फोर्जिंग प्रक्रिया में 300 पॉइंट्स खर्च होंगे और कुछ घंटे लगेंगे। जरूरी पॉइंट्स ट्रांसफर करने के बाद वीर ट्रेनिंग रूम में वापस लौट आया और का अध्ययन करने लगा। रिपलिंग वॉक थोड़ा अनोखा था, क्योंकि इसके लिए कुछ खास एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल जरूरी था। लकीली उसने जो रूम किराए पर लिया था, उससे अलग अलग इलाकों तक पहुंच मिलती थी। ऑफ कोर्स पॉइंट्स का खर्च मामूली था। ट्रेनिंग रूम के फर्श को लहरों में बदलने के बाद वीर ने अपनी को प्रैक्टिस करना शुरू किया और खास तौर पर अपनी स्पीड और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। 3 घंटे के अंदर ही वो पानी में एक सर्फर की तरह घुल मिल गया। वो ट्रेनिंग रूम से बाहर निकला और अपना नया हथियार लेने के लिए वापस फोर्जिंग उपकरण की ओर चल पड़ा। तलवार सिल्वर की तरह शाइन कर रही थी। चूंकि क्राफ्टिंग इंग्रेडिएंट के रूप में स्टॉर्म वुल्फ की रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उसके हैंडल और कैप पर चांद की आकृति बनी थी। तलवार बैलेंस्ड, हल्की और स्मूथ थी। वीर तलवार से बहुत संतुष्ट था। उसने उसकी धार को छूकर उसकी कीननेस का अंदाजा लगाया और फिर खुद से बुदबुदाया, आज से तुम्हारा नाम स्टॉर्मविंड है। वीर जिस पुराने जर्जर ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा था, उसकी तुलना में स्टॉर्मविंड कहीं बेहतर था। अगर दूसरे ब्लेड का संयुक्त स्टेट वैल्यू 5 था, तो स्टॉर्मविंड का संयुक्त स्टेट वैल्यू कम से कम 50 होगा। वीर अपने नए ब्लेड का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। अब जब वो अच्छी तरह से सुसज्जित हो गया था, तो वो अपनी उन्नति योजना के अगले चरण में आगे बढ़ सकेगा, जो थी हर्ब्स को चुनना।
हालांकि जैसे ही वो बस्ती से बाहर निकला, वीर ने खुद को फिर से प्रिया से घिरा पाया। वीर, तो तुम आखिरकार बाहर आ गए। अब देखती हूं तुम कहां बचकर जाते हो। अपनी 4 साथियों से घिरी प्रिया ने वीर का फिर से रास्ता रोकते हुए कहा, तुम फिर यहां आ गई। लगता है कल जो हुआ उससे तुमने कुछ नहीं सीखा, और इस बार तो तुम अपने साथियों को भी साथ लाई हो। अपने सामने प्रिया को एक बार फिर देखकर वीर ने उससे कहा। वीर की बात सुनकर प्रिया की टीममेट्स में से एक ने उसे धमकाते हुए कहा, क्या बे फटीचर, आजकल तुम में बहुत हिम्मत आ गई है, और तो और तुमने हमारी टीम के एक मेंबर पर अटैक करने की भी हिम्मत की। लगता है तुम यहां रहना नहीं चाहते हो। तभी प्रिया का दूसरा टीममेट्स भी वीर को टांट करते हुए बोला, तुम जैसे वीक इंसान ने हमारी टीम की एक मेंबर को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसे की? आज तुम नहीं बचने वाले। प्रिया के साथियों ने उसे टांट मारना शुरू कर दिया, लेकिन वीर को इन शब्दों के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन सभी को देखा और कहा, लगता है मुझे तुम सभी को सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि तुम फिर से मेरा रास्ता ना रोको। क्या कहते हो? वीर की बात सुनकर टीम का लीडर जयंत हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम अब हम सभी को मारोगे? देख रहे हो भाई लोग, ये फटीचर अब हम सभी को मारेगा। देखो, अगर तुम सच में चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें, तो सबसे पहले प्रिया से माफी मांगो और हमारा समय बर्बाद करने का कॉम्पेंसेशन दो। मैंने सुना है तुमने रिसेंटली बहुत सारे व्हाइट ग्रब मारे हैं। तुम्हारे पास उनके काफी कोर जमा हुए होंगे। वे सारे कोर मुझे दे दो और मैं तुम पर दया करके तुम्हें जाने दूंगा। वीर ने अपने चेहरे पर एक क्यूरियस स्माइल लाते हुए कहा, तो तुम मुझे लूटना चाहते हो? तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें लूट रहे हैं? भला हम तुम्हें इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं। तुम्हें तो जमीन पर घुटने टेक कर हमारे ध्यान के लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए। जयंत का एरोगेंस भीड़ का ध्यान खींचने लगा और वो सभी आपस में फुसफुसाने लगे। इस बार तो डमका राजा मर ही गया। याद है, कल उसने प्रिया से फाइट करने की हिम्मत कैसे की थी? सारे शिकारी टीम्स में काम करते हैं, सिवाय उसके जैसे यूजलेस क्रीचर के, जिसे कोई चाहता भी नहीं। और जब उसने प्रिया पर अटैक किया, तो ऑब्वियसली उसकी टीम पूरा रिटेलिएशन तो करेगी ही। सही कहा भाई, उसकी टीममेट्स की म्यूटेटेड जीन एबिलिटीज तो मैक्स हो चुकी है, और वे जीन लीडर बोर्ड पे 100s में रैंक करते हैं। पक्का वीर अब प्रैक्टिकली मरा ही हुआ है। इधर दूसरी तरफ वीर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम सभी से आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। ओहो, अगर हम नहीं हटे तो तुम क्या करोगे? जयंत ने अपने थंब और इंडेक्स फिंगर आपस में रगड़ते हुए कहा, मानो वीर कोई चींटी हो जिसे वो आसानी से क्रश कर देगा। पर उसके इतना बोलते ही वीर ने अपनी चाल चल दी, और दोनों के बीच जो पावर गैप थी, उसे देखकर किसी ने भी ऐसी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। बूम बूम बूम, वीर के तीनों हथेलियों का वार बिजली की तरह जयंत की चेस्ट पर पड़े, इतना जोर कि उसका पूरा बॉडी हवा में उछल गया। कैप्टन, प्रिया के बाकी साथी गुस्से से वीर को घेरते हुए गुर्राए। फिर भी वीर पहले से ही निकलने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने घुटने हल्के मोड़े और जेनेटिक एनर्जी उसके पैरों के नीचे लहरों की तरह जमा हो गई। अपनी म्यूटेटेड क्लास स्टॉर्म वुल्फ डेविल सोल की एक्स्ट्रा स्पीड के साथ एक पलक में उसका सिलहॉट दूरी में एक छोटे से बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। उसकी करंट स्पीड को देखते हुए कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। प्रिया ने अपने दांत पीसे और चिल्लाई, वीर, क्या तुम कायरों की तरह भागोगे? अगर तुम्हें हिम्मत है तो घूमो और एक आदमी की तरह मेरा सामना करो। वीर कोई बेवकूफ नहीं था। वो इन मूर्खों के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों करे? देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो गया। पर क्या वीर उनसे डरता था? बिल्कुल नहीं। उसके पास जो जीन पॉइंट्स थे और उसके कम्बैट एक्सपीरियंस को देखकर उन सबको गिरा देना उसके लिए आसान होता। फिर भी उसने अपनी असली ताकत अब भी रिवील करने का कोई इरादा नहीं रखा। उसका पिछला हमला बस कुछ हद तक उसकी कैपेबिलिटी दिखा चुका था, लेकिन कुछ खास शॉकिंग नहीं। उसकी योजना के अगले चरण में सीक्रेसी जरूरी थी, इसीलिए वो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। ताकत छिपाना उसके लिए स्मार्ट मूव था। पारदर्शी सिल्वर आर्मर पहनकर वीर अपने पहले हर्ब गैदरिंग स्पॉट की तरफ दौड़ा। हर्ब्स वो बेस इंग्रेडिएंट्स थीं जिनसे स्पिरिचुअल पिल्स और मेडिसिन्स बनती थीं। आयामी दुनिया के विशाल विस्तार में सिर्फ वियर्ड एलियंस ही नहीं थे, बल्कि अनगिनत प्लांट्स भी थीं जिनमें यूनिक एबिलिटीज थीं। ये प्लांट्स इस आयामी दुनिया के नेटिव्स थे। उनके फ्लावर्स, फ्रूट्स और स्टेम्स में चमत्कारी गुण थे। आयामी दुनिया की डिस्कवरी को
अभी करीब 1 सेंचुरी हुआ था और इंसानों की समझ दिन प्रतिदिन बेटर हो रही थी। फिर भी डायमेंशनल हर्ब्स अभी अर्ली स्टेज में थीं। पहले पिल मास्टर्स के उदय में कम से कम 1 दशक लगा। पावर बूस्टिंग पोशंस के डेवलपमेंट में 1 और दशक गया और इनवैल्यूएबल बाउंड्री शिफ्टिंग मेडिसिन की बात अलग थी। आयामी दुनिया के फर्स्ट रीजन के बाद सेकंड और थर्ड रीजन्स थे जिनकी एनवायरनमेंट्स और ज्यादा डेंजरस थी। सरवाइव करने के लिए शिकारियों को पिल्स और मेडिसिन बनाना आना चाहिए था। वीर के हिसाब से उसके लिए सबसे जरूरी पोषण बनाने की रेसिपीज थी। मेडिसिन बनाने के लिए उसे तरह तरह के हर्ब्स और मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ते थे। वीर का पहला डेस्टिनेशन ब्लड क्रिस्टल घाटी था। घाटी एक विशाल ब्लड एंट्स कॉलोनी का घर था। ब्लड एंट्स अपने एनिमीज को एनरेज्ड कर देते थे और थोड़े ही टाइम में उनकी फिजिकल स्टैट्स बूस्ट कर देते थे। वीर को एक सुपीरियर ग्रेड ब्लड एंट डेविल सोल की जरूरत थी, एक रेयर रिसोर्स जिससे वो डिजास्टर टीयर बीस्ट्स को डैमेज दे सकता था। आयामी दुनिया के फर्स्ट रेल्म में उसका अल्टीमेट गोल था एक ऐसे डिजास्टर टीयर क्रीचर का हंट करना जो किसी तरह फर्स्ट रेल्म में आ गया था और कमजोर हो चुका था जैसे उसकी दुनिया में थी। ऑफ कोर्स उसके करंट स्किल लेवल को देखकर वीर किसी भी सुपीरियर ग्रेड बीस्ट को चैलेंज करने का इरादा नहीं रखता था। डिजास्टर टीयर एलियंस का तो सवाल ही छोड़ो, सिर्फ 10 सुपीरियर ग्रेड जीन पॉइंट्स के साथ इस लेवल पर किसी सुपीरियर ग्रेड बीस्ट को चैलेंज करना सुइसाइड जैसा होता। जिस सुपीरियर ग्रेड सिल्वर ग्रब को मारने के लिए उसने लाइफ रिस्क की थी वो असामान्य रूप से वीक था और वीर डेफिनेटली उससे स्ट्रॉन्गर ग्रब को हराने में सक्षम नहीं होता। सुपीरियर ग्रेड ब्लड एंट्स घाटी के अंदर गहराई में छिपी रहती थी और वीर जहां तक हो सके उनसे बचने की कोशिश करता। घाटी में एंटर करने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव हर्ब्स इकट्ठा करना था और अगर सब कुछ ठीक गया तो कई जीन पॉइंट्स और आइडियली एक म्यूटेटेड ब्लड एंट डेविल सोल भी मिल सकता था। ब्लड क्रिस्टल घाटी जिसके कारण उसका नाम पड़ा, वो वहां विशाल रेड क्रिस्टल से बनी कई पहाड़ियां थीं। हर पहाड़ी के चारों ओर केव्स फैले थे। हर केव की छत पर रेड जड़ जैसे उभार थे जिनमें वही हर्ब्स छिपी थीं जिनके लिए वीर आया था। ब्लड विस्कर्स के नाम से मशहूर ये प्लांट्स से ज्यादा रेड आइस क्रिस्टल जैसे दिखते थे। सच कहूं तो ये बेहद इफेक्टिव हर्ब थी और वीर के पोषण की मेन इंग्रेडिएंट भी। आज तक इस हर्ब के प्रॉपर्टीज पूरी तरह स्टडी नहीं हुई थीं और यही 2 समस्याएं थीं जिन्हें वीर सुलझाना चाहता था। पहला, केव्स के एंट्रेंसेस सीधे एंट माउंट्स तक जाते थे, जैसे ही वो पास जाता एंट्स अटैक कर देते। दूसरा, ब्लड एंट्स बहुत टेरिटोरियल और झुंड में रहने वाले एलियंस थे। एक अकेली ब्लड एंट पूरी कॉलोनी को इंस्टेंटली सपोर्ट के लिए बुला सकती थी। अकेले ये ब्लड एंट्स एक कुत्ते के साइज की थीं और उनकी जंपिंग एबिलिटी भी अद्भुत थी। उनके पंजे स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग थे। लंबी लड़ाई में ये एक स्पेशल जेनेटिक टेक्निक से खुद को एनरेज्ड कर लेती थी। इससे उनकी पेन परसेप्शन टेम्पररीली घट जाती थी और वे झुंड बनाकर आसपास के किसी भी हमलावर पर हमला कर देते थे और तब तक नहीं रुकते थे जब तक एक साइड खत्म न हो जाए। यही बिहेवियर उन्हें ब्लड एंट्स का नाम दिलाता है। ऐसे डेंजरस एलियंस से डील करने के लिए शिकारी माउंटेन बाउंड्री के पास से कुछ आइसोलेटेड एंट्स को फुसलाकर बाहर निकालने की कोशिश करते। कोई भी डायरेक्टली भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ज्यादातर शिकारी उस इलाके को अवॉइड करते थे। वीर का गोल हर्ब्स कलेक्ट करना था और अगर चांस मिला तो कुछ जीन पॉइंट्स और आइडियली एक म्यूटेटेड ब्लड एंट डेविल सोल भी चुराना था। अगर वीर बलपूर्वक हमला करता तो उसे तुरंत मौत के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके पास एक योजना जरूर थी। घाटी में सीधे घुसने के बजाय वो घाटी से सटी एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। पहाड़ी की चोटी से वीर ने अचानक अपनी बाहें फैला दी, अपने कवच को ग्लाइडर में बदल दिया, अपने स्टॉर्म वुल्फ डेविल सोल को एक्टिवेट किया और फिर नीचे कूद गया। उसके चारों ओर हवा का झोंका आया जिससे उसकी उतरने की गति बढ़ गई। वीर अपनी 6 सेंसेस के साथ किसी भी चीज को स्कैन कर सकता था, साथ ही वो अपने हाथों से अपने ताकत को कंट्रोल और डायरेक्ट कर सकता था। वीर एक बड़े क्रिस्टल पहाड़ी की ओर फिसल गया और जैसे ही वो नीचे उतरा उसने गुफाओं में हाथ डाला और कई ब्लड विस्कर्स नोच डाली। बेशक ऐसा करते हुए उस पर कई छिटपुट हमले हुए जो उसके कवच ने रोक दिए। ब्लड बाथ को एक्टिवेट किए बिना ब्लड एंट्स के लिए उसके कवच को भेदना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अपने असफल हमलों के बाद
वे तुरंत चहचहाने लगीं, जिससे पूरी घाटी में हलचल मच गई। हर गुफा से एंट्स का एक लाल सागर उमड़ पड़ा। सौभाग्य से वीर ने ऐसी स्थिति का अनुमान लगा लिया था और जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने घाटी से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ब्लड एंट्स बहुत ही टेरिटोरियल होती हैं और उसका पीछा कर रही एंट्स की भीड़ तुरंत घाटी से बाहर निकल गई। बेशक वीर के उतरते समय जो कुछ ब्लड एंट्स उस पर उतरी थीं, वे वापस नहीं लौट पाईं और उसके हाथों मर गईं। दुर्भाग्य से उसके द्वारा मारे गए किसी भी जीव से कोई डेविल सोल नहीं निकला। वीर ने जो ब्लड विस्कर्स पकड़ी थीं, उन्हें संभालते हुए फिर से पास की पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने हर्ब्स के लगभग 30 डंठल इकट्ठा कर लिए थे, जिससे उसकी तकनीक की उपयोगिता साबित हुई। हालांकि ब्लड एंट्स की एकजुटता ने उसे हैरान कर दिया। उसने सिर्फ एक ही माउंट से उनके निकलने की उम्मीद की थी, न कि पूरी घाटी से। इन अप्रत्याशित परिस्थितियों को देखते हुए वीर ने तुरंत अपनी चाल दोहराने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने ब्लड एंट्स के व्यवहार की बारीकी से जांच की। घुसपैठिए को खदेड़ने के बाद ब्लड एंट्स जल्दी से अपने अपने माउंट्स में लौट गए और लगभग आधा घंटा बीत जाने तक पूरी घाटी पहले जैसी ही शांत हो गई थी। वीर फिर से खड़ा हुआ और अपनी दूसरी चढ़ाई के लिए तैयार हुआ। पहली बार में उसकी कटाई की टेक्निक में काफी कमी रह गई थी। इस बार अपने पिछले अनुभव को देखते हुए वो ज्यादा ब्लड विस्कर्स इकट्ठा कर पाएगा। क्या वीर ज्यादा से ज्यादा ब्लड विस्कर्स को कलेक्ट कर पाएगा? क्या वो म्यूटेटेड ब्लड एंट्स की डेविल सोल को हासिल कर पाएगा? क्या जयंत वीर से बदला लेगा? कैसे करेगा वीर उन सभी का सामना? क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? तेज हवाओं के बीच वीर फिर से पहाड़ी से नीचे जंप कर गया। इस बार जब तक वीर घाटी से बाहर निकला, उसके बैग में ब्लड विस्कर्स के 100 से ज्यादा डंठल थे। वीर ने इस कलेक्शन के लिए बहुत टाइम पहले ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, इसलिए ऑब्वियस था कि वो जो कुछ भी कलेक्ट कर सकता था करेगा। क्योंकि ब्लड विस्कर्स के प्रॉपर्टीज की अभी तक खोज नहीं हुई थी और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उन्हें कैसे पाया जाए, इसलिए अकेले इस घाटी में ही 10,000 से अधिक डंठल होने चाहिए थे। वीर की करंट कटिंग स्पीड को देखते हुए अगर वो हर बार 100 डंठल भी कलेक्ट कर लेता, तो भी उसे सभी डंठल इकट्ठा करने में 100 से ज्यादा ग्लाइड लगते। वीर ने यह सब करने के लिए खुद को 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका बैग इन सभी ब्लड विस्कर्स को भरने के लिए इनफ नहीं होगा। जब वो बस्ती वापस लौटेगा तो पास के दलदली इलाकों में थोड़ा चक्कर लगाकर वो कुछ मोटे मेंढक, जिन्हें दलदली भक्षक कहते थे, उनका शिकार करेगा ताकि उनके डेविल सोल मिल सके। ये ब्लड विस्कर्स वीर के लिए एक आवश्यक कंपोनेंट थी, इसलिए उसने बैकअप प्लान्स भी बनाए थे अगर मेन मेथड फेल हो जाए। लेकिन कुछ चीजें हमेशा प्लान के अगेंस्ट होती हैं। 10वीं बार उतरते वक्त घाटी में एक कंपन भरी चहचहाहट गूंज उठी। अगले ही पल उसकी गहराइयों से एक रक्त लाल साया बाहर निकला। उसका शरीर गाड़ी जितना बड़ा था, उसके पंजे भाले जितने बड़े और नुकीले थे, उसके पारदर्शी पंखों पर लाल रंग की रक्तिम धारियां थीं और उसकी विशाल आंखें गहरे लाल रंग की थीं। एक सुपीरियर ग्रेट ब्लड एंट। मुझे इससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना स्टॉर्म वुल्फ डेविल सोल एक्टिव किया और घाटी के एग्जिट गेट की ओर दौड़ा। वो तेज तो था ही, लेकिन सुपीरियर ब्लड एंट का हमला उससे भी तेज था। एक खूनी लाल तीर वीर की ओर इतनी तेजी से चला कि वो समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। तीर निकलते ही वीर को खतरे का पूर्वाभास हो गया था और उसने वार को डॉज के लिए अपनी जगह बदलने की कोशिश की। हालांकि जब तक उसका शरीर हिलना शुरू हुआ, तीर उसके बाईं कंधे से टकराकर पड़ चुका था, जिससे वो दूर जा गिरा। लकीली वीर लगभग तुरंत ही झटके के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो गया। रिपलिंग वॉक और उसके स्टॉर्म वुल्फ डेविल सोल दोनों के एक्टिवेट होने के कारण वो हवा में घूम गया और एक्सप्लोड के इम्पैक्ट का यूज करके घाटी के एग्जिट गेट की ओर बढ़ गया। सुपीरियर ग्रेड ब्लड एंट ने घाटी में इधर उधर नजर दौड़ाई। जब उसे पता चला कि उसका टारगेट गायब हो गया है, तो उसने अपने जबड़े कुछ बार चटकाए, एक गहरी और कंपन भरी चिंगाड़ निकाली और फिर घाटी की गहराइयों में वापस चली गई। पास के एक जंगल में वीर ने गहरी चिंगाड़ की आवाज सुनकर राहत की सांस ली। यह बहुत खतरनाक था। वो बस कुछ ब्लड विस्कर्स कलेक्ट कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे एक सुपीरियर ग्रेड ब्लड एंट प्रकट हो गई।
और इसने तुरंत वीर पर हमला भी कर दिया। उसने अपने बाईं कंधे पर जमे जख्म पर नजर डाली और मन ही मन जोर से हंसने लगा। अगर उसके पास सिल्वर ग्रब कवच न होता तो वो अब तक मर चुका होता। वीर ने ब्लड एंट की जेनेटिक एनर्जी के नेगेटिव इफेक्ट के फैलाव को रोकने के लिए अपनी जेनेटिक एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। सुपीरियर ब्लड एंट ने उस पर जो रक्त तीर चलाया था वो एक लंबी दूरी का हमला था, जो धीरे धीरे बॉडी में बह रहे खून को क्रिस्टलाइज कर देता था। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट न किया जाए तो उसके पूरे बॉडी को एक ब्लड स्टैट्यू में बदल देता। ब्लड एंट की जेनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए वीर को अपनी जेनेटिक एनर्जी सर्कुलेट करनी पड़ी ताकि क्रिस्टलाइजेशन स्प्रेड ना हो। ऐसा करने में उसे पूरे 1 घंटा लगा। अगर उसके पास कवच और 10 सुपीरियर जीन पॉइंट्स का बूस्ट ना होता तो वो वहीं मर जाता। सुपीरियर ग्रेड ब्लड एंट के अपीयर होने से वीर की फसल का अंत हो गया। जैसा कि वीर ने सोचा था, अपने माउंड में वापस लौटने के बजाय वो ब्लड क्रिस्टल घाटी में सबसे बड़ी क्रिस्टल पहाड़ी के टॉप पर पहरा देने के लिए खड़ी हो गई, जिससे वीर के पास पीछे हटने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचा। ऑफ कोर्स उसकी वापसी सिर्फ टेम्पररी होगी। एक बार जब सुपीरियर ग्रेड ब्लड एंट अपने माउंड में वापस चली जाएगी तो वीर फिर से इन ब्लड विस्कर्स को कलेक्ट करना जारी रखेगा। जोखिम के बिना कोई इनाम नहीं था। ये ब्लड विस्कर्स उसके लिए धन का दूसरा जरिया होंगी और वो इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। चूंकि वो इस समय ज्यादा ब्लड विस्कर्स कलेक्ट करने में सक्षम नहीं था, इसीलिए वीर दलदली भूमि की ओर चल पड़ा। इस समय के दौरान उसने कुछ दूसरी हर्ब्स कलेक्ट की जो पूरे रीजन में आसानी से मिल जाती थीं, और अपनी जीन कैपेसिटी को पूरा करने के लिए उसने कुछ और एलियंस का शिकार भी किया। दलदली भूमि के बीचों बीच एक विशाल दलदल था जिसका आकार कुछ अजीब था। ये उन दलदली भक्षकों के रहने की जगह थी जो नॉर्मल ग्रेड के एलियंस थे। उनके डेविल सोल काफी यूजफुल थे और लगभग हर शिकारी जो इस आयामी दुनिया में एंटर करता था उसे कुछ मिल जाते थे। वीर ने तुरंत एक दलदली भक्षक को दलदल की सतह से अपना काला सिर बाहर निकालते हुए देखा। हालांकि दलदली भक्षक आम थे, लेकिन उनके डेविल सोल पाना 2 वजहों से कठिन था। पहला, नॉर्मल ग्रेड क्रीचर्स से डेविल सोल के पाने का चांस लो होता था, और दूसरा, दलदल में लड़ना बहुत मुश्किल था और आसपास कई दूसरे एलियंस भी थे। कुछ म्यूटेटेड ग्रेड के थे और कुछ तो सुपीरियर ग्रेड के भी थे। यहां तक कि वे शिकारी भी जो म्यूटेटेड जीन की सीमा तक पहुंच चुके थे, सीधे हमला करने का साहस नहीं कर पाते थे। दलदल के इन राजाओं का शिकार करने के लिए सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं थी। दूसरों के लिए ये एक समस्या हो सकती थी, लेकिन वीर के लिए ये हल करने के लिए एक मामूली समस्या थी। उस इलाके में जाते हुए वीर ने पहले ही एक योजना बना ली थी। उसने दलदल के पास एक खुले मैदान में एक छोटी सी आग जलाई और उस पर एक आंख वाले तीतर को रोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसे उसने उस इलाके से ज्यादा दूर नहीं पकड़ा था। दलदल में एक लार टपकाने वाली गंध फैल गई और सभी दलदली भक्षक उसे सूंघते ही टर्राने लगे। अनफॉर्चुनेटली दलदल के किनारे पहुंचते ही वे शांत हो गए, मानो खुद को अट्रैक्शन से बचाने के लिए मजबूर कर रहे हों। वीर को यह एक्सपेक्टेड था। उसने अपने बैग से एक 4 पत्ती वाला चामलीफ जैसा हर्ब निकाला, उसे क्रश करके रोस्टेड तीतर पर डाल दिया। क्रश और रोस्ट होने पर हर्ब एक ब्लू स्मोक छोड़ता था जो आसपास के सभी फ्रॉग टाइप एलियंस को अट्रैक्ट करता था। खुली आंखों से मुश्किल से दिखाई देने वाला एक नीला कोहरा आग से निकलकर पूरे दलदल में फैल गया। जब ये उन दलदली भक्षकों तक पहुंचा तो वे तुरंत दलदल से बाहर निकलकर गंध की दिशा में दौड़ पड़े। दिखने में ये दलदली भक्षक एक एडल्ट मैन के आधे थे। जैसे ही सबसे आगे खड़े दलदली भक्षक ने एक आंख वाले तीतर से उठते धुएं को देखा, उसने अपनी टंग तीतर की तरफ शूट कर दी। ऑफ कोर्स वीर उसे ऐसा करने से रोकेगा। अपनी तलवार के कुछ ही वार से जितने भी दलदली भक्षक अपनी जीभ बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जीभ कट गई। अगले ही पल वीर ने अपना स्टॉर्म डेविल सोल एक्टिव कर दिया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। वीर के 3 वेव क्रिसेंडो टेक्निक का हर वार घातक था। जो भी दलदली भक्षक अनलकी था वो सब मारे गए। इन दलदली भक्षकों का असली खतरा उनकी लंबी चिपचिपी जीभ और गले में कुछ भी निगल लेने की उनकी क्षमता थी। हालांकि
उनकी ताकत और वीर की ताकत में भारी अंतर को देखते हुए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। जैसे जैसे दलदल के चारों ओर धुआं फैलता गया और भी ज्यादा दलदली भक्षक सतह पर आने लगे। फाइनली वीर को आखिरकार अपना पहला दलदली भक्षक का डेविल सोल मिला, जिसके लिए उसे 1 दर्जन शिकार करने पड़े और उतने ही बेकार डेविल सोल भी क्रश करने पड़े। डेविल सोल नेम स्टोरेज टाइड डेविल सोल। डेविल सोल को एक्टिवेट करने पर वीर के हाथ में एक स्मॉल पाउच अपीयर हुई। इस पाउच में स्पेस का गुण था। हालांकि ये उसके हाथ से ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी इसमें एक ट्रक जितनी जगह समा सकती थी। हालांकि वीर के लिए यह भी इनफ नहीं था। 1 दर्जन दलदली भक्षकों को रखने के बाद पाउच भर जाती थी। वीर सिर्फ एक पाउच से सेटिस्फाई नहीं हो सकता था। चूंकि वो पहले से ही दलदल में था, इसलिए उसे पूरे 1 दर्जन ही मिल सकते थे। नीला धुआं दलदली भक्षकों को अट्रैक्ट करता रहा और वीर ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। काश उसके पास कोई मल्टी टारगेट आक्रामक टेक्निक होती। उसके हथेली के वार और ब्लेड से 1 दर्जन और दलदली भक्षकों की जान चली गई, जिससे एक और डेविल सोल निकला। जैसे ही वीर डेविल सोल को पॉकेट करने ही वाला था, तभी दलदल से एक म्यूटेटेड ग्रेड का दलदली भक्षक निकला, जो नॉर्मल दलदली भक्षकों से लगभग 2 गुना बड़ा था। वीर ऐसे ही किसी मौके की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार इसका मतलब था कि उसे जल्द ही एक म्यूटेटेड ग्रेड के दलदली भक्षक का डेविल सोल मिल जाएगा, जो नॉर्मल पाउच से कम 3 गुना बड़ी थी। अगर वो कई सारी प्राप्त कर ले तो उसे स्टोरेज की चिंता फिर कभी नहीं करनी पड़ेगी। उसने को एक्टिवेट किया, कुछ मरे हुए दलदली भक्षकों को म्यूटेटेड दलदली भक्षकों की ओर फेंका और फिर स्टॉर्म विंड से एक वार किया। जैसे ही उसने अपनी जेनेटिक एनर्जी सर्कुलेट की, उसके ब्लेड पर एक हल्की नीली चमक आ गई और वो पल भर में दलदली भक्षक तक पहुंच गया। उसने नॉर्मल ग्रेड के दलदली भक्षकों के लाशों से म्यूटेटेड दलदली भक्षक के विजन को बाधित कर दिया था और वो पल भर का समय वीर के लिए काफी था। जब तक उसे खतरे का आभास हुआ, एक हल्के नीले रंग की लंबी तलवार उसके सिर में घुस चुकी थी। म्यूटेटेड ग्रेड का दलदली भक्षक मेंढक बिना टर्राने का भी समय निकाले मौत के मुंह में समा गया। जैसे ही वीर ने एक नॉर्मल ग्रेड के दलदली भक्षक के डेविल सोल को क्रश किया, तुरंत उसे उस म्यूटेड दलदली भक्षक का डेविल सोल हासिल हो गया। हाथ में उस डेविल सोल के साथ वीर ने और भी तेजी से दूसरे दलदली भक्षकों को मारना शुरू कर दिया। दलदल से बाहर निकले अनगिनत दलदली भक्षक उसके ब्लेड पर गिर पड़े। 10 मिनट बाद जब धुआं छौट गया तो दलदली भक्षक दलदल से बाहर निकलना बंद हो गए। 10 मिनट के इस भरपूर लाभ के दौरान वीर को 13 नॉर्मल ग्रेड और 2 म्यूटेटेड ग्रेड के डेविल सोल मिले, जो एक बड़ा सक्सेस था। वीर ने 13